प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मांग का सिद्धांत। इस वीडियो में हम मांग के बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे। मांग और पूर्ति दो ऐसी धारणाएं हैं जिनका अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्व है और सारा अर्थशास्त्र मांग और पूर्ति इन दोनों धारणाओं के इर्द गिर्द घूमता है। आपकी पुस्तक में, आपके पाठ्यक्रम में भी मांग के सिद्धांत का और मांग की धारणाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंदर हम सबसे पहले मांग की धारणा के बारे में आपको समझाएंगे कि मांग क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है और अर्थशास्त्र में किस चीज को मांग कहा जाता है। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, एक भिखारी जो भगवान के नाम पर कुछ मांग रहा है और कह रहा है कि भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैं भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। एक व्यक्ति जो उसको कहता है कि चल हमेशा मांग कर ही खाता है, कुछ कमा कर भी खा लिया कर। तो हमारे मन में यह विचार आता है कि क्या यह शब्द जो इसके द्वारा प्रयोग किया गया, इसी को मांग कहा जाता है। तो हम जानेंगे कि क्या अर्थशास्त्र में इस मांगने को ही मांग कहा जाता है या मांग का यहां पर कुछ अन्य अर्थ है। तो किसी भी बच्चे के मन में यह विचार आ जाता है कि क्या इसी शब्द को मांग कहा जाता है या मांग का यही मतलब है। लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, इस तरह मांग कर खाने को मांग नहीं कहा जाता, बल्कि कमा कर खाने को या खरीदने को मांग कहा जाता है। क्योंकि अर्थशास्त्र में मांग उसे कहा जाता है जो आर्थिक जगत को प्रभावित करती है और अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती है। कमाकर की गई मांग से अर्थव्यवस्था में पैसा आता है और इसे उत्पादन किया जाता है। उत्पादन करने के लिए लोगों को काम पर लगाया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी आय बढ़ती है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जिस मांग से अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, अर्थव्यवस्था गतिशील बनती है, उसी को मांग कहा जाता है। तो हमारे मन में यह विचार भी आ सकता है कि अगर कोई चीज की हमें जरूरत है और उसे हम खरीद ना सके तो क्या वह भी मांग होगी? नहीं, वह मांग नहीं होगी, क्योंकि तुमने उस वस्तु को खरीदा तो है ही नहीं। अर्थव्यवस्था पर तुम्हारी जरूरत मात्र से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए इसको मांग नहीं कहा जा सकता। तो क्या अगर मुझे किसी चीज की इच्छा है और मैं उसे न खरीदूं तो क्या वह मांग होगी? नहीं, वह भी मांग नहीं होगी, क्योंकि तुमने उस वस्तु को खरीदा ही नहीं है, तुम्हारी इच्छा मात्र से अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसीलिए इसे भी मांग नहीं कहा जा सकता। अगर मुझे किसी चीज की इच्छा है, जरूरत भी है और मैं उसे खरीद भी लूं तो क्या वह मांग होगी? हाँ, वह मांग होगी, क्योंकि तुमने उस वस्तु को खरीदा है और इससे अर्थव्यवस्था में अब नई वस्तु का उत्पादन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। तो इस तरह से जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तभी उसको अर्थव्यवस्था में मांग कहा जाता है, या हम खरीदने के योग्य होते हैं तो भी उसको मांग कहा जाता है। तो सही शब्दों में मांग किसे कहा जाएगा? साधारण शब्दों में उपभोक्ता एक निश्चित समय में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जो मात्राएं खरीद सकता है या खरीदता है, उसी को मांग कहा जाता है। अब बात आती है मांग की धारणाएं। जो हमने अब तक जाना, अब तक पढ़ा, उसे कौन सी बातें निकल करके आई, क्या चीजें निकल करके सामने आई। तो मांग में 3 तत्व हमारे सामने आए, जिसके अंदर पहला है वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, दूसरी उस इच्छा को पूरा करने के लिए धन अर्थात उस वस्तु को खरीदने की योग्यता, और तीसरा उस धन को खर्च करने की इच्छा या उस धन को खर्च करने की तत्परता। तो इन सब चीजों से मांग की एक परिभाषा हम बना सकते हैं कि मांग किसी वस्तु की वे मात्राएं हैं जिन्हें एक उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर इसका अर्थशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका हम आगे
विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसके बिना हम मांग की धारणा की बात नहीं कर सकते। तो मांग किसी वस्तु की वे मात्राएं हैं जिन्हें एक उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर प्रत्येक संभव कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदने का इच्छुक होता है और योग्य होता है। मांग का संबंध एक समय से होता है, एक समय अवधि से होता है जिसके अंदर हम वस्तु की डिमांड करते हैं। जैसे यहाँ पर एक तालिका दिखाई जा रही है जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि वस्तु की कीमतें दी हुई है और उन कीमतों के हिसाब से एक उपभोक्ता की मांगी गई मात्रा को दिखाया जा रहा है। जैसे एक उपभोक्ता 1 रुपए पर किसी वस्तु की 4 इकाइयां खरीदेगा, अगर उसकी कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग कम कर देगा, 3 इकाइयां हो जाएगी। अगर उसकी कीमत और बढ़ जाती है तो उसकी मांग और कम हो जाएगी, और अगर कीमत और बढ़ करके 4 रुपए हो जाती है तो उसकी मात्रा और कम होकर के 1 इकाई रह जाएगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मांग एक निश्चित समय में संभव कीमतों पर खरीदी जाने वाली अलग अलग मात्राएं होती हैं। अब मांग को और अधिक विस्तार से समझने के लिए हम इसमें कुछ छोटे छोटे बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आ जाती है मांग तालिका। मांग तालिका अन्य बातें, जैसे कि मैंने पहले ही बात करी कि अन्य बातें समान रहने पर इसका मांग में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। ये अन्य बातें कौन कौन सी है इसका हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि मांग में अन्य बातें समान रहने का बहुत ही महत्व है। तो मांग तालिका अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई मात्राओं को तालिका के माध्यम से दिखाती है और साथ ही कीमत व खरीदी गई मात्रा के बीच के संबंध को भी प्रकट करती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे उस वस्तु की मांग व मांगी गई मात्रा कम होती जा रही है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तु की कीमत और मांग में एक विपरीत संबंध पाया जाता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। इसी तरह से इसके अंदर दूसरी धारणा मांग वक्र। वास्तव में इस मांग तालिका को रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाना ही मांग वक्र होता है। मांग वक्र अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई मात्राओं को वक्र के माध्यम से दिखाता है और साथ ही कीमत और खरीदी गई मात्रा में संबंध को भी प्रकट करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है, 1 रुपये है तो 4 है, 2 है तो मात्रा कम हो गई, 3 है तो मात्रा और कम हो गई, कीमत और बढ़ी तो मात्रा और कम हो गई। इस तरह से मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, जो दिखाता है कि कीमत और मात्रा दोनों के अंदर विपरीत संबंध है। एक चीज और देखनी है कि यहाँ पर एक्स अक्ष पर हमेशा ही मात्रा को दिखाया जाएगा और वाई अक्ष पर हमेशा कीमत को दिखाया जाएगा। इसे अपनी मर्जी से उल्टा नहीं करना है। आगे मांग को और अधिक विस्तार से समझने के लिए हम इसको 2 भागों में बांट करके इसका अध्ययन करते हैं। पहला, एक उपभोक्ता की मांग के रूप में, यानी कि एक व्यक्ति की मांग के रूप में, जिसको व्यक्तिगत मांग भी कहा जाता है, और व्यक्तियों के समूह या उपभोक्ताओं के समूह की मांग में के रूप में, जिसे बाजार मांग कहा जाता है। व्यक्तिगत मांग का अध्ययन करने के लिए हम व्यक्तिगत मांग में 3 बातों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला है व्यक्तिगत मांग की परिभाषा, दूसरा है व्यक्तिगत मांग तालिका और तीसरा व्यक्तिगत मांग वक्र। ठीक इसी तरह से व्यक्तियों के एक समूह या बाजार मांग का अध्ययन भी इन्हीं 3 भागों में विभाजित करके करेंगे, जिसके अंदर पहली है बाजार मांग की परिभाषा, बाजार मांग की तालिका और बाजार मांग वक्र। सबसे पहले बात आ जाती है व्यक्तिगत मांग वक्र, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है कि व्यक्तिगत मांग वह मांग है जो अन्य बातें समान रहने पर एक व्यक्ति या उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई मात्राओं को प्रकट करती है। तो जैसे हम यह देख रहे हैं कि बाजार में एक ही व्यक्ति चीजों को खरीद रहा है, तो जब बाजार में एक व्यक्ति किसी वस्तु की मांग करता है तो उसको व्यक्तिगत मांग कहा जाता है। व्यक्तिगत मांग अनुसूची या व्यक्तिगत मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग अनुसूची या तालिका वह तालिका होती है जो अन्य बातें समान रहने पर एक उपभोक्ता या व्यक्ति द्वारा निश्चित समय में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई मात्राओं को प्रकट करती है। इस तालिका से हमें पता लगता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है, वस्तु की कम मात्रा मांगी जा रही है या वस्तु की मांग घट रही है।
व्यक्तिगत मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र जैसे हमने पहले भी कहा है कि मांग वक्र सिर्फ तालिका का चित्रीय प्रस्तुतिकरण है, रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुतिकरण है। तो व्यक्तिगत मांग वक्र वह वक्र है जो अन्य बातें समान रहने पर एक व्यक्ति उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को प्रकट करता है। तो ये हम देख रहे हैं कि ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा और ओ वाई अक्ष पर कीमत ली गई है। तो जैसा कि तालिका में देख रहे हैं और उसके हिसाब से वक्र में भी देखा जा रहा है कि जब वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो वस्तु की मात्रा 4 इकाइयाँ खरीदी जा रही है। जब वस्तु की कीमत बढ़कर 2 रुपये हो जाती है तो वस्तु की मात्रा 3 इकाई उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती है। जब वस्तु की कीमत बढ़ करके 3 रुपये हो जाती है तो उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मात्रा की 2 इकाइयाँ ही खरीदी जाती हैं, और जब वस्तु की कीमत बढ़ करके 4 रुपये हो जाती है तो उपभोक्ता द्वारा वस्तु की 1 ही इकाई खरीदी जाती है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे वस्तु की मांग भी कम हो रही है, और अब हम जब इसके इन बिंदुओं को मिला देते हैं तो हमें प्राप्त होता है व्यक्तिगत मांग वक्र। हम व्यक्तिगत मांग की परिभाषा के बाद अब आते हैं बाजार मांग पर। बाजार मांग वह मांग है जो अन्य बातें समान रहने पर सभी उपभोक्ताओं क्रेताओं द्वारा एक निश्चित समय में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को प्रकट करता है। यानी कि बाजार मांग व्यक्तियों के एक समूह की किसी एक वस्तु के लिए मांग होती है, कि जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत से व्यक्ति बाजार के अंदर चीज़ों को खरीद रहे हैं। जब इन सभी व्यक्तियों की मांगों को जोड़ लिया जाता है तो वह बाजार मांग बन जाती है। बाजार मांग अनुसूची। बाजार मांग अनुसूची या तालिका वह है जो अन्य बातें समान रहने पर सभी उपभोक्ताओं बाजार में उपलब्ध सभी उपभोक्ताओं द्वारा एक निश्चित समय में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं के जोड़ को दिखाती है। इसे आगे हम तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से आगे और जानेंगे। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत दिखाई गई है, बाजार में उपलब्ध एक उपभोक्ता की मांग दिखाई गई है, दूसरे उपभोक्ता की मांग दिखाई गई है, तीसरे उपभोक्ता की मांग दिखाई गई है, और सारे उपभोक्ताओं की मांग का जोड़ करके बाजार मांग दिखाई गई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत 1 है तो पहला उपभोक्ता 4 इकाई खरीद रहा है, अगला उपभोक्ता 5 इकाई खरीद रहा है, और अगला उपभोक्ता 3 इकाई खरीद रहा है। तीनों मिलकर के 12 इकाई खरीद रहे हैं। तो तीनों के द्वारा मिलकर के खरीदी गई ये 12 इकाई बाजार मांग होगी, क्योंकि बाजार से इतनी वस्तुओं की बिक्री हुई है। इसको हम और आगे अधिक विस्तार से देखने के लिए साथ के साथ डायग्राम का भी प्रयोग करेंगे। तो हम ए का मांग वक्र बनाएंगे, बी का मांग वक्र बनाएंगे, सी का बनाएंगे और बाजार मांग वक्र बनाएंगे। तो यहाँ जैसे हम ये देख रहे हैं कि ये ए का बाजार मांग वक्र के लिए हमने ओ एक्स और ओ वाई अक्ष लिया, इसी तरह सबके ओ एक्स और ओ वाई अक्ष लिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि जब कीमत 1 रुपये है तो पहला उपभोक्ता 4 इकाई खरीदता है, दूसरा उपभोक्ता 5 इकाई खरीदता है, तीसरा उपभोक्ता 3 इकाई खरीदता है, और तीनों को मिला करके जो बाजार मांग है या बाजार में जो वस्तुओं की बिक्री होती है वो है 12 इकाई। ठीक इसी तरह से जब आगे कीमत बढ़ जाती है, 2 रुपये हो जाती है, तो ए उपभोक्ता 3 इकाई खरीदता है, बी उपभोक्ता 4 इकाई खरीदता है, सी उपभोक्ता 2 इकाई खरीदता है, और कुल बाजार मांग तीनों की जो हो जाती है वो 9 इकाई हो जाती है। यानी कि बाजार में कुल वस्तु की जो बिक्री हो रही है वो 9 इकाई की हो रही है। ठीक इसी तरह से जब कीमत और बढ़ जाती है, 3 रुपये हो जाती है, तो पहला उपभोक्ता 2 इकाई खरीदता है, दूसरा उपभोक्ता 3 इकाई खरीदता है, सी 1 इकाई खरीदता है, और बाजार मांग हो जाती है मिला करके 6 इकाई, यानी कि 2 ए की, 3 बी की और 1 सी की। तो इस तरह से बाजार में जो वस्तुओं की बिक्री होती है या बाजार में जो वस्तु की मांग होती है वो 6 इकाई बन जाती है। ठीक इसी तरह जब कीमत बढ़कर 4 रुपये हो जाती है तो ए सिर्फ 1 इकाई की मांग करता है, बी 2 इकाई की मांग करता है, हो सकता है उसकी आय ज़्यादा हो, सी 1 इकाई की भी मांग नहीं करता क्योंकि हो सकता है उसकी आय कम हो। तो इस तरह से 4 रुपये पर कुल मिलाकर के 3 ही इकाइयाँ बाजार में बिकती हैं, या हम कह सकते हैं कि तीनों उपभोक्ताओं के द्वारा बाजार में 3 ही इकाइयों की कुल मांग की जाती है, जिसको बाजार मांग
कहा जाता है। अब तीनों उपभोक्ताओं और बाजार मांग के जो भी ये बिंदु आए हैं कीमत और मात्रा के आधार पर, इन सबको मिला दिया जाता है तो हमें प्राप्त होता है ए का मांग होकर, बी का मांग होकर, सी का मांग होकर और बाजार मांग वक्र, जो इन सब मांग वक्रों का योग होता है। आगे हमारे पास कुछ और प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं, बच्चों के दिमाग में आते हैं। जैसे एक बच्चा पूछता है कि मैम हमारी मांग हमेशा एक जैसी नहीं रहती, तो वे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारी मांग कम अथवा ज़्यादा होती रहती है। तो हाँ, हमारी मांग कम ज़्यादा होती रहती है और ऐसे बहुत से कारण अथवा चीज़ें हैं जिनके कारण व्यक्ति व बाजार की मांग घटती बढ़ती रहती है। जैसे वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, मौसम, भविष्य में वस्तु की मात्रा या कीमत में होने वाली कमी या वृद्धि, सरकार की नीति। इसी तरह अन्य भी बहुत सी बातें व चीज़ें होती हैं जो मांग को प्रभावित करती हैं। मांग व मांग को प्रभावित करने वाली इन चीज़ों व तत्वों के बीच एक संबंध पाया जाता है जिस कारण मांग कम व ज्यादा होती है। मांग व मांग को प्रभावित करने वाले इन तत्वों के बीच पाए जाने वाले संबंध को ही मांग फलन कहा जाता है। इसका हम आगे और अधिक ज्यादा विस्तार से अध्ययन करेंगे कि मांग फलन क्या होता है और मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। तो मांग फलन में मांग को प्रभावित करने वाले या निर्धारित करने वाले तत्व। मांग फलन किसी वस्तु की मांग या उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के बीच के संबंध को प्रकट करता है। इससे पता चलता है कि किसी वस्तु की मांग उसको निर्धारित करने वाले तत्वों से किस प्रकार संबंधित है अथवा उसको प्रभावित करने वाले तत्व मांग पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। जिस तरह हमने मांग का दो पहलू, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में बांटकर अध्ययन किया, ठीक इसी तरह हम मांग फलन का अध्ययन भी व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन के रूप में करेंगे। व्यक्तिगत मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन बाजार में एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए विभिन्न चीजों पर या विभिन्न तथ्यों पर निर्भरता को दिखाता है कि एक व्यक्ति की मांग इन तत्वों पर कितनी निर्भर होती है अथवा ये तत्व एक व्यक्ति की मांग को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत मांग फलन बाजार में किसी एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसके निर्धारक या उसको निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच के संबंध को प्रकट करता है कि उनके बीच में कितना और कैसा संबंध पाया जाता है। मांग फलन को एक समीकरण के द्वारा भी दिखाया जा सकता है। जैसे व्यक्तिगत मांग फलन जो फलन है, फंक्शन है, वो वस्तु की अपनी कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, रुचि तथा प्राथमिकताएं और संभावनाओं के ऊपर निर्भर करता है। व्यक्ति की मांग इन सब तत्वों के ऊपर निर्भर करती है। वस्तु की कीमत को हम Px से, संबंधित वस्तु की कीमत को हम Pr से, उपभोक्ता की आय को Y से, रुचि तथा प्राथमिकताओं को T टेस्ट से और संभावनाओं को E एक्सपेक्टेशन से व्यक्त करके हम एक गणितीय समीकरण के रूप में इसको लिख सकते हैं। अब हम इन व्यक्तिगत तत्वों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वस्तु की अपनी कीमत। सामान्यतः किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्व उस वस्तु की अपनी कीमत होती है। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम होती है और कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही किसी वस्तु की सेल लगती है, उसी कीमतें गिरती हैं तो उसकी मांग एकदम से बढ़ जाती है और लोग बाजार की तरफ दौड़े चले जाते हैं। यहाँ भी हम दिखा सकते हैं कि जैसे प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है और प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय और मांग में सीधा ही संबंध पाया जाता है कि जैसे जैसे हम मानते हैं, हमें पता है कि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है और उपभोक्ता की आय घटती है तो वस्तुओं की मांग भी कम हो जाती है। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। तीसरी है रुचि तथा प्राथमिकताएं। इसके बारे में भी हमें ज्ञात है कि जिस वस्तु के प्रति किसी व्यक्ति की रुचि होती है, अगर कोई वस्तु किसी व्यक्ति को पसंद होती है तो उस वस्तु की मांग ज़्यादा होती है और अगर किसी वस्तु की रुचि हमारी नहीं होती तो उसकी मांग कम होती है। तो ये हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता की किसी वस्तु में रुचि व किसी वस्तु के प्रति उसकी प्राथमिकता भी वस्तु और सेवा की मांग को प्रभावित करती है।
रुचि और प्राथमिकता का दायरा काफी बड़ा होता है। इसमें फैशन, रीति रिवाज आदि चीजों को शामिल किया जाता है और इन चीजों को जो प्रभावित करती है वो होते हैं विज्ञापन, मौसम, नए आविष्कार आदि। यानी कि सीधी सी बात है कि जब हमारी किसी वस्तु में रुचि ज्यादा होगी तो उसकी मांग ज्यादा होगी, किसी वस्तु में रुचि कम होगी तो उसकी मांग कम होगी। अगला है संभावना। संभावना में दो तरह की बातें होती हैं। सबसे पहला, भविष्य के अंदर किसी वस्तु की कीमतों के बढ़ने या घटने की संभावना, और दूसरा, भविष्य में किसी चीज की मात्रा के घटने या बढ़ने की संभावना। तो भविष्य में वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन व वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन की संभावना भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। यदि उपभोक्ता को लगता है कि किसी वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ जाएगी तो वर्तमान कीमत पर या उसकी कीमत बढ़ने पर भी वह उसकी अधिक मात्रा खरीदेगा, और यदि उसको लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो वह वर्तमान कीमत पर या कीमत कम होने पर भी उसकी ज्यादा मात्रा नहीं खरीदेगा, भले कम खरीदेगा, क्योंकि उसको पता है कि भविष्य में कीमत कम होगी तो वो उसकी ज्यादा मात्रा खरीद लेगा। ठीक इसी तरह यदि उपभोक्ता को लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु की कमी हो जाएगी तो वर्तमान कीमत पर या ज्यादा कीमत होने पर भी वह उसकी ज्यादा मात्रा खरीदेगा, और यदि उस वस्तु की मात्रा भविष्य में बढ़ने की संभावना है तो उसको पता है कि जब उसकी मात्रा ज्यादा होगी तो उसकी कीमतें ज्यादा नहीं होंगी तो उस वस्तु को भविष्य में खरीदेगा, वर्तमान में उसकी मात्रा कम ही खरीदेगा। और लास्ट और पांचवा हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है संबंधित वस्तुओं की कीमत। एक वस्तु की मांग पर संबंधित वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये संबंधित वस्तुएं, जो वस्तुओं के बीच में आपस में संबंध पाया जाता है, वो दो प्रकार का होता है। एक होती है प्रतिस्थापन वस्तुएं और दूसरी होती हैं पूरक वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है, यानी कि अगर एक ना मिले तो दूसरी को प्रयोग करके काम चलाया जा सकता है। इसके अंदर आती हैं चाय, कॉफी, कोलगेट व पेप्सोडेंट जैसे एक दूसरे की जगह में पेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। सर्फ या वॉशिंग पाउडर, टाइड नहीं मिला तो एरियल से काम चल गया, एरियल की कीमत बढ़ गई तो टाइड से काम ले लिया। इसी तरह से अलग अलग पेय पदार्थ जैसे पेप्सी, लिम्का, कोको कोला, इस तरह अगर किसी एक की कीमत बढ़ जाती है तो हम उसको ना लेकर के दूसरी वस्तु को ले लेते हैं। तो ठीक इस तरह से जो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से भी देख सकते हैं कि जैसे कोको कोला है, पेप्सी है, अगर एक के प्राइस बढ़ते हैं, अगर इसके प्राइस बढ़ेंगे तो लोग इसको लेना कम कर देंगे और पेप्सी की डिमांड अपने आप ही बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर एक के प्राइस कम होते हैं तो इसके ग्राहक भी इसको खरीदना शुरू कर देंगे और इसकी मांग बढ़ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ हैं, अगर एक की कीमत बढ़ जाती है तो हम दूसरे को खरीदना शुरू कर देते हैं। इसी तरह सर्फ है, इसी तरह टूथपेस्ट है। तो हमारे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि अगर इनके अंदर किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो हम उसकी मांग को कम कर देंगे और दूसरी वस्तु खरीद लेंगे, जिससे दूसरी की मांग बढ़ जाती है। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट गुड्स या प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। दूसरा हमारे पास आती हैं पूरक वस्तुएं। सबसे पहले हमें पूरक वस्तुओं की परिभाषा को जान लेना जरूरी है। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मिलकर हमारी किसी मांग को पूरा करती है, यानी कि एक वस्तु से हमारी मांग पूरी नहीं होती या एक वस्तु को खरीद करके हम अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उस वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। यानी कि इन वस्तुओं में एक वस्तु का दूसरे के बिना प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे कार और पेट्रोल या डीजल, मोबाइल फोन उसके साथ सिम कार्ड, बैट उसके साथ बॉल, कॉपी उसके साथ पेन या पेंसिल आदि। तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि ऐसी चीजें हैं जिनका अकेले हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, दोनों का प्रयोग करके ही हमारी आवश्यकता पूरी होती है, इसीलिए हमें दोनों को ही खरीदना पड़ेगा। पूरक वस्तु के मामले में एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने पर दूसरी वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर पेट्रोल की कार की मांग कम हो जाएगी और डीजल की कारों की मांग बढ़ जाएगी। यदि डीजल की कीमत बढ़ जाती है तो डीजल की कारों की मांग कम हो जाएगी और पेट्रोल की कारों की मांग बढ़ जाएगी। अब हम प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुओं के बीच के संबंध को रेखा चित्रों के माध्यम से समझेंगे। यहां हम देख रहे हैं कि प्रतिस्थापन वस्तुओं के मामले में जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो प्रतिस्थापन वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है
और पूरक वस्तु की मांग कम हो जाती है। जैसा कि हम चित्र से देख रहे हैं कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी तुलना में उसकी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतें कम रह जाएंगी, जिसके कारण प्रतिस्थापन वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। जबकि पूरक वस्तु के मामले में अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उससे संबंधित वस्तु या उसकी पूरक वस्तु की मांग कम हो जाएगी। जैसे अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती है तो पेट्रोल वाली कार की मांग कम हो जाएगी। इसके उल्ट अगर किसी वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तुओं में अगर वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी तुलना में प्रतिस्थापन वस्तु की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि इस वस्तु की कीमत कम होने से दूसरी वस्तु वाले ग्राहक भी इस वस्तु को खरीदने लग जाएंगे, जिसके कारण जो प्रतिस्थापन वस्तु है उसकी मांग कम हो जाएगी, उससे ग्राहक कम रह जाएंगे। इसके उल्ट अगर पूरक वस्तु की कीमत गिरती है तो उसकी पूरक वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। मान लो अगर डीजल की कीमतें कम हो जाती हैं तो डीजल वाली कारों की मांग बढ़ेगी, और पेट्रोल की कीमतें कम हो जाती हैं तो पेट्रोल वाली कारों की मांग बढ़ेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुओं की मांग और कीमतों में एक दूसरे के उल्ट संबंध पाया जाता है। प्रतिस्थापन वस्तुओं में कीमत बढ़ने से प्रतिस्थापन वस्तु की मांग बढ़ेगी और पूरक वस्तु की मांग कम होगी। इसी तरह से पूरक वस्तुओं के मामले में अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग कम होगी और कीमत कम होगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। बाजार मांग फलन। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि बाजार मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं या बाजार मांग को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। तो बाजार मांग फलन बाजार में उपलब्ध सभी उपभोक्ताओं की किसी वस्तु के लिए विभिन्न तत्वों पर निर्भरता को दिखाता है। बाजार मांग इन तत्वों पर कितनी निर्भर है अथवा ये तत्व बाजार को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि बाजार मांग फलन बाजार में किसी वस्तु की बाजार मांग या कुल मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। तो बाजार मांग फलन को भी एक समीकरण के द्वारा दिखाया जा सकता है। बाजार मांग फलन में व्यक्तिगत मांग फलन को प्रभावित करने वाले तो सारे तत्व आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बाजार मांग व्यक्तियों की मांग का जोड़ होती है। साथ में कुछ अन्य चीजें भी इसके अंदर जुड़ जाएंगी, जैसे जनसंख्या, सरकार की नीति, जलवायु तथा मौसम, आय का वितरण। इनके साथ व्यक्तिगत मांग फलन को निर्धारित करने वाले तत्व भी इसमें शामिल होंगे, जैसे हम पहले बता चुके हैं। अब हम इन तत्वों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला था जनसंख्या। जनसंख्या का जैसे हम जानते हैं कि जनसंख्या और मांग का सीधा संबंध होता है, यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी मांग भी बढ़ेगी, और जनसंख्या की रचना में परिवर्तन भी मांग पर प्रभाव डालता है। जैसे यदि स्त्रियों की जनसंख्या बढ़ेगी तो उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी जिन्हें स्त्रियां खरीदते हैं, क्रीम, पाउडर, चूड़ियां आदि। और अगर बुजुर्गों की जनसंख्या बढ़ती है तो बुजुर्गों की मांग वाली वस्तुएं जैसे छड़ी, चश्मा, दवाइयां आदि की मांग बढ़ेगी। दूसरा है सरकार की नीति। सरकार की नीति का भी मांग पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जब सरकार किसी वस्तु की मांग में कमी करना चाहती है तो उस पर कर बढ़ा देती है, जिसके कारण वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और मांग कम हो जाएगी। और इसके विपरीत यदि सरकार किसी वस्तु की मांग बढ़ाना चाहती है तो वह उस वस्तु पर कर की दरों को कम करेगी, साथ में सब्सिडी भी दे देगी, जिससे वस्तु की कीमत कम हो जाएगी और उसकी मांग बढ़ जाएगी। तीसरा हमारा तत्व है जलवायु तथा मौसम। मांग पर जलवायु और मौसम का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे गर्मी के मौसम में बर्फ, आइसक्रीम, गन्ने का रस, ठंडे पेय पदार्थ आदि की मांग बढ़ जाती है, जबकि सर्दियों में इनकी मांग कम होती है। इसके विपरीत सर्दियों में गर्म कपड़ों, गर्म पेय पदार्थों की मांग बढ़ेगी, जबकि गर्मियों में इनकी मांग कम होती है। तो इसलिए मौसम का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है किसी भी वस्तु की मांग में। आय का वितरण। बाजार मांग पर समाज में आय किस तरह से वितरित है उसका प्रभाव पड़ता है। यदि आय और धन का वितरण समाज में समान है तो मांग बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि सबके पास आय समान होगी। समाज में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी वस्तु की कभी ना कभी मांग करता ही रहेगा। लेकिन अगर मांग का वितरण असमान है तो इस स्थिति में बहुत कम लोगों के पास बहुत ज्यादा आय होती है
और बहुत ज़्यादा लोगों के पास आय का बहुत कम हिस्सा होता है, और जिन लोगों के पास आय का बहुत कम हिस्सा होता है उनकी मांग बहुत कम होती है, जिसके कारण पूरी अर्थव्यवस्था की जो मांग होती है वो कम हो जाएगी। इसीलिए आय के असमान वितरण पे मांग कम और समान वितरण पे ज्यादा होती है। मांग के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा, लेकिन एक शब्द और इसके अंदर आ जाता है, मांगी गई मात्रा। यानी कि मांगी गई मात्रा से क्या अभिप्राय है? मांग एक विस्तृत धारणा है और मांगी गई मात्रा उसका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। अगर यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो मांग शब्द से अभिप्राय एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं से है जो विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाती है, या हम कह सकते हैं उस पूरी तालिका से है जो कोई उपभोक्ता विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। इसके विपरीत मांगी गई मात्रा से अभिप्राय उस विशेष मात्रा से होता है जो मांग तालिका के अंदर एक निश्चित कीमत पर खरीदी गई मात्रा को दिखाती है। कि जैसे हम देख रहे हैं कि जो पूरी की पूरी तालिका है ये मांग को दिखाती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर अलग अलग कीमतों पर अलग अलग खरीदी गई मात्राओं को दिखाया गया। लेकिन एक पर्टिकुलर कीमत पर एक पर्टिकुलर मांग, जैसे मात्र 1 रुपए कीमत पर 4 इकाई मांगी गई मात्रा कहलाएगी, 2 रुपए के ऊपर 3 इकाई मात्रा मांगी गई मात्रा कहलाएगी, 3 रुपए कीमत पर 2 इकाइयां खरीदी गई मात्रा मांगी गई मात्रा कहलाएगी। यानी कि इसके अंदर मात्र एक निश्चित कीमत पर खरीदी गई निश्चित मात्रा मांगी गई मात्रा कहलाएगी, और पूरी तालिका के अंदर जो अलग अलग कीमतों पर किसी वस्तु को खरीदे जाने की संभावनाएं हैं वो पूरी की पूरी किसी वस्तु की मांग कहलाएगी। अब हमने इस पाठ में जिन जिन चीजों का अध्ययन किया है उसकी एक झलक इस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। हमने शुरुआत की थी मांग की धारणा से। इसके अंदर 2 चीजों के बारे में बात करी, मांग और मांगी गई मात्रा के बारे में। मांग में आगे हमने 2 चीजें करी, मांग अनुसूची और मांग वक्र। मांग अनुसूची के साथ साथ हमने व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची, इन दोनों का अध्ययन किया। मांग वक्र में हमने व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र का अध्ययन किया। इसके साथ साथ हमने व्यक्तिगत मांग फलन व बाजार मांग फलन का भी अध्ययन किया। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में कई टॉपिकों का विस्तार से अध्ययन किया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके मांग से संबंधित बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ओ एक्स अक्ष पर